नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पंचायत पर चर्चा श्रृंखला में। ये एक एम्पावर पंचायत का इनिशिएटिव है, जिसमें हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं कि उनकी पंचायत में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी पंचायत कैसे अपने गाँव को प्रगति के मार्ग पर लेकर के जा रही है। अब तक आपने जम्मू एंड कश्मीर के प्रधान से लेकर के केरल के प्रधान तक की कहानी सुनी। आपने हमारी हॉकी वाली ग्राम प्रधान की कहानी सुनी, आपने हमारी प्रियंका जी की कहानी सुनी, आपने हमारी माया विश्वकर्मा जी की कहानी सुनी, जो कि यूएस से लौट करके आकर के ग्राम प्रधानी का उन्होंने जिम्मा उठाया और अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं लक्षिका डागर जी। लक्षिका डागर जी चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत, जो कि उज्जैन जिले में आती है, वहां से ग्राम प्रधान है। आपको ग्राम प्रधान बने हुए भी 1.5 साल हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे युवा ग्राम प्रधान है और ये बहुत ही रोचक होगा जानना इनकी कहानी कि इतनी जल्दी, इतनी कम आयु में कैसे उन्होंने निर्णय लिया कि उनको पंचायत में जाना है, कहाँ से उनको प्रेरणा आई। तो लक्षिका जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, नमस्कार। लक्षिका जी, इसी से बात करते हैं। जो आई थिंक जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी बड़ी उत्सुकता हुई जानने की कि ये 21 साल में, मतलब आप 22 साल की भी नहीं हुए तो उससे पहले आप ग्राम प्रधान बन गए। इसका मतलब तैयारी आपने 2-3 साल पहले से कर ली थी। तो 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको ग्राम प्रधान बनना है? एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हुई ना, वो बहुत सडन वे में हुई है। कुछ भी प्लान्ड नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, या मैंने एज अ सोच रखा था फ्यूचर में कि मैं पॉलिटिक्स में ही काम करूंगी। एक्चुअली मेरा जो सब्जेक्ट है वो मास कम्युनिकेशन है, और जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातें, रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ, तो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ी भी तो थी मैं। पर ऐसा कभी भी था नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। तो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है सारी चीज़ें। और रही बात मेरी इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ने की, तो ऐसा हुआ था कि जो पापा थे, पहली बात तो एससी की सीट थी और महिला कैंडिडेट की सीट थी। तो पापा का ऐसा था कि इस बार हमें चुनाव लड़ना है, और क्योंकि जो परदादा जी थे वो भी सरपंच रह चुके थे, तो ऐसा था कि हमें फिर से एक बार वो लड़के, हमें फिर से वो परदादा जी की पोजीशन हमें फिर से वो लेकर आनी है। तो पापा ने बोला कि किसी ना किसी को चुनाव मतलब लड़ना है, और मम्मी की तरफ ध्यान गया कि मम्मी को लड़ा देते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं लड़ने वाली, मैं ठीक हूँ, इन सबसे दूर ही ठीक हूँ। तो पापा ने बोला कि फिर पापा की नज़रें मेरी तरफ शिफ्ट हो गई, पापा भाई सब मुझे देखने लग गए। मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी, मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जब भी कोई नई चीज़ें आती है तो मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो मैं सीख ही जाऊँगी उससे। तो मैंने बोला नहीं, मैं कर लूँगी, और वैसे भी मास कम्युनिकेशन एक फैक्टर था, तो मैंने बोला ये भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। क्योंकि एक पॉलिटिक्स के पास जो रहता है मेन चीज़, वो उसकी ज़ुबान है, और आप ज़ुबान से ही खेलते हैं, तो मैंने बोला ये भी कर लूँगी। फिर लड़ा हम लोगों ने इलेक्शंस, और फिर जब लोगों के बीच में गई तब मुझे एक्चुअली पूरी गांव की सिचुएशन पता चली, और इम्पोर्टेंस पता चली कि एक सरपंच अगर मैं बनूंगी तो मुझे ये सारी चीज़ों पे काम करना है, और ये सारे फैक्टर्स को मैं उसी टाइम पे ध्यान में रख के चल रही थी कि ये सारी चीज़ें मेरे को इस पर वर्क करना है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, और देख रहे हैं अभी चल रहा है काम, अभी 3.5 साल और बचे हैं। तो आपने बोला ऑल ऑफ द सडन, तो हाँ जी जब आपके परिवार ने आपको बोला कि आप चुनाव लड़िए और जी। आपका चेहरा बनाएंगे, तो क्या मनोभाव थे आपके उस वक्त? आप बहुत ज्यादा उत्सुक हुए, या क्या मनोभाव आए थे आपके उस समय कि क्या मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी? क्या क्या आपके मनोस्थिति जी थी? जी। एक्चुअली जब मैंने सुना था तब मैं थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअली सरपंच की, पूरा गांव संभालना है, और आपकी वो एज भी नहीं है कि आप सोचो एक तरीके से कि आपकी एज भी नहीं है वो। और मैं एक्चुअली घर में सबसे छोटी हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि घर में छोटे बच्चे को कैसे वो ट्रीट करते हुए आते हैं। तो पहले तो बहुत डर लग रहा था, और एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम लोग फ्रेंड्स लोग प्लान बना रहे थे कहीं बाहर जाने का, समीक्षा वगैरह का।
तो भाई बोलते ये सब भी अभी बंद करना होगा। तो मेरे मन में थॉट आया कि अभी तो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई थी और ये सब क्या हो गया? तो थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर ऐसा था कि नहीं, कुछ नया आ रहा है तो क्यों ना एक्सेप्ट करें। एक्चुअली अपॉर्च्युनिटीज़ को मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा इसको भी साइड में रखेंगे, पहले इस पे फ़ोकस कर लेते हैं, फिर बाकी देख लेंगे लाइफ़। तो ऐसा रहा। तो जब आप लोगों से मिलने गए, जब आप निर्णय हो गया कि आप चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों से मिलने गए, तो लोगों ने ये नहीं बोला कि आप बहुत यंग हैं, हम आपको कैसे वोट दें, क्या करें? कुछ इस तरह का कुछ बताइए। जब आपका गाँव के लोगों के साथ संवाद हुआ तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया एक ना इतनी युवा कैंडिडेट को और जिताया भी? आज हाँ जी, एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं उनको अपना जो पैम्पलेट रहता है, वो देकर दिया मैंने उनको। और मैं जैसे ही टर्न हुई, मतलब पीछे से आवाज़ें आई थी, "ये तो बच्ची है, ये तो बच्ची है।" इस टाइप की आवाज़ें मैंने सुनी। तो मेरा यही थॉट था, उनको हम लोगों ने जब वो वैन घूमती है प्रचार के लिए, तो वो वैन भी मेरी आवाज़ में घूमी थी। और मैंने सभी लोगों को बोला था कि एक युवा को आपको सरपंच आप चुनेंगे, तो आपको एक नई सोच के साथ एक सरपंच मिलेगा। यहाँ पे मेनली सरपंच आपको देखने को मिलेंगे, एज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 30-40, या कोई एक पगड़ी में बैठा हुआ, साफे लगा के बैठा हुआ रहता है और खड़ूस टाइप के एक्चुअली सरपंच देखने को मिलता है। तो लोगों को ये भी था, उनमें भी एक्साइटमेंट थी कि कुछ नया हो रहा है गाँव में। पहली बार कोई ऐसी लड़की आ रही है, मतलब 21 साल की। आज तक ऐसा हुआ है नहीं कि कोई इतना यंग लड़ रहा है इस गाँव से। तो उन लोगों के लिए भी उतना ही एक्साइटमेंट था। मैं जब जाती थी तो स्पेशली जो बच्चे रहते थे, वो मेरे आस-पास घूमते रहते थे और बोलते थे, "दीदी, दीदी, हम आपको ही जिताएँगे।" और मेनली जो बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे लगता है ज़्यादा पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करा है कि दीदी को वोट देंगे। तो मेरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। सब जगह भी एक ऐसा माहौल बन गया था कि नहीं, इनको ही देना, और अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था। बट जो जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक आप निर्विरोध तो नहीं जीती थी। आई थिंक 7-8 लोगों नहीं, ने नहीं। चुनाव लड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। उन लोगों ने इस पॉइंट को आपके खिलाफ यूज़ नहीं किया कि मतलब हाँ जी, बहुत मतलब खिलाफ तो अच्छा खासा उन्होंने यूज़ करा। पहली बात तो उन्होंने एक चीज़ और लगा दी थी कि मैं यंग थी, तो इनको लगा कि मैं शादी करके चली जाऊँगी। तो लोगों के दिमाग में वो ये भी फिट कर रहे थे कि इसकी शादी हो गई तो इसने कभी बीच में ही छोड़ के चली गई सरपंची, तो क्या करेंगे? तो लोगों को ये भी विश्वास दिलाना कि नहीं, मैं पूरे 5 साल आपके साथ रहूँगी और आपके साथ काम करूँगी। तो ये भी हमने माइंड में फिट करा लोगों के कि नहीं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले और आपकी पूरी बातें सुनेंगे बैठकर। जी, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक एक नया मिसाल बनाने के लिए हाँ आपको जी। बहुत-बहुत बधाइयाँ। अ, थैंक यू सो मच। आप बहुत लोगों की प्रेरणा बनेंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बुजुर्ग हों, एजेड हों, तभी जी, आप इस लड़ाई में लड़ सकते हैं। और आपने जो एक बात बोली कि बच्चों से मिलना और बच्चों का पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना एक इम्पोर्टेंट रोल रहा जी। है। ये भी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप ना जो वोटर है उन्हीं को टारगेट करें। अगर आप हाँ परिवार जी। को टारगेट कर सकते हैं तो भी आपको वोट मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो थोड़ा-सा आपकी पंचायत के बारे में जानेंगे कि जी। मोटा-मोटा आपकी पंचायत की क्या आबादी है? क्या प्रमुख रोजगार के साधन हैं? क्या प्रमुख समस्याएँ हैं? जी। तो जो ग्राम पंचायत चिंतामन जवासिया है, वो उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर है और उसकी आबादी 6000 पॉपुलेशन है उसकी। जो मेन रोज़गार है वहाँ पे वो किसान हैं और मेनली लोग मतलब बिज़नेस भी कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जो चिंतामन सेक्टर है, वो आपने देखा होगा, चिंतामन गणेश मंदिर है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग अपनी शॉप्स खोल कर बैठे हुए हैं और अपना बिज़नेस कर रहे हैं। देन अगर जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं चिंतामन में, वो ये कि चिंतामन एक सेमी अर्बन बोल सकते हैं, उसमें वहाँ पे काफ़ी डेवलपिंग चीज़ें हैं। जैसे अगर आप बात करें पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप्स है, बैंक्स है, 3-3 बैंक्स हैं वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशंस हैं, पीएससी सेंटर है, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रॉपर बना हुआ है 12th तक, कॉलेजेस हैं। तो सेमी अर्बन टाइप बोल सकते हैं हम चिंतामन जवासिया को। और मेन प्रॉब्लम्स यही रहती हैं कि जो हर फील्ड में देखने को मिलती है हमें जैसे कि सरपंच बनते हैं, जैसे कि नाली की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, लोगों की आवास की समस्या हो गई, लोगों को पेंशन दिलवाना, फिर उसके बाद में महिलाओं को अवेयर करना,
कि आपको एक मतलब स्व सहायता समूह को आपको ज्वाइन करना है, आपको अपना खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होना चाहिए। मेन यही रहता है। जी। नहीं, आप ऊपरी सतह के तौर पर तो मुझे समझ में आया कि जो समस्याएँ हैं वो रोज़गार से रिलेटेड हैं। बट थोड़ा-सा अगर हमें डीपर जाना हो कि मतलब कृषि में किस तरह की समस्याएँ हैं? या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की आपने बात की, ठीक है? हुँ। उसमें किस तरह की समस्याएँ हैं? अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा मॉडल कैसे चल रहा है? बट अगर समस्याएँ हैं तो हम वो भी जानना चाहेंगे। ओके, तो जो कृषि की अगर हम बात करते हैं, तो कृषि में यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग अच्छी ज़मीनें लेकर बैठे हुए हैं, अच्छी मतलब अच्छे खासे प्रॉपर किसान्स हैं। और जो अपने बोलते हैं अपनी फ़ील्ड में, अपने खेती में अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जो कृषि विस्तार अधिकारी भी रहते हैं, वो उनको सारे जो उपकरण बोलते हैं हम, वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं और छोटी-छोटी हेल्प्स करते रहते हैं, खाद प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो खेती में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हमको। लोग अपना प्रॉपरली चीज़ें कर रहे हैं और जैसे अगर मुआवज़े वगैरह की भी बात करते हैं, जब फसलें को नुकसान पहुँचता है, तो वो भी उनको प्रॉपर करा जाता है। बीमा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उन सभी को उनसे जोड़ा जाता है। देन उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, कम से कम 16 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं पंचायत के अंदर में। और जहाँ पे महिलाएं अपना पूरा योगदान दे रही है, वो यूनिफॉर्म सिलती हैं, सिलाई करती हैं। और अभी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की बात चल ही रही है कि वो गांव में ही रह के सिलाई कर सके और वहीं से ट्रेनिंग्स ले सके। जी, बहुत बढ़िया। और आपने बोला कि आपके गाँव में स्कूल्स हैं, इवन इंटर कॉलेजेस भी हैं, तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सब ठीक है? सब अच्छे से चल रहा है? हाँ जी, सभी अच्छे से चल रहा है। एक्चुअली अभी हम पास्ट रिकॉर्ड्स देखें तो 96% समथिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे लेकर आई है। तो बहुत ही हाई एवरेज लगता है, मतलब हाई मार्क्स लगते हैं। अगर एक गवर्नमेंट स्कूल से आप देखें और एक प्राइवेट स्कूल से अगर मार्किंग देखें, तो जो यहाँ पे एजुकेशन लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जो टीचर्स हैं यहाँ पे, वो भी बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देते हैं। अभी हमने रिसेंट में ही 30 दिसंबर को करियर गाइडेंस प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट करा था, जिसमें उन्हें बताया गया कि आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 12th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सपर्ट्स से भी कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमें, मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं है सरपंच बनने के बाद कि मुझे सिर्फ रोड नाली पे ही सीमित रहना है। मुझे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है गाँव का, जिसमें मुझे एजुकेशन और हेल्थ को मेन फैक्टर बना के काम करना है। बहुत ही बढ़िया। हेल्थ और एजुकेशन, ये आपने 2 फ़ोकस एरिया चुने और हाँ ये जी। बिल्कुल सही बात है कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, अगर ये 3 चीज़ें हो जाएँ, तो गाँव से जो पलायन है शहरों की तरफ, वो अपने जी, आप ही कम होगा और गाँव में समृद्धि आएगी। जी। ये जो स्कूल में जो इतनी क्वालिटी एजुकेशन है, इसमें ग्राम पंचायत क्या रोल प्ले कर सकती है? ग्राम पंचायत कैसे एंश्योर कर सकती है कि स्कूल में जैसे कि हम बाकी ग्राम पंचायतों में जब हम देखते हैं तो कहीं शिक्षकों की बहुत समस्या है कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं या अपनी क्लास नहीं लेते हैं या गुणवत्ता का इश्यू है। तो ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए जो आपसे हम सीख सकें, जो बाकी हमारे ग्राम प्रधान हैं वो सीख सकें, कि शिक्षा के स्तर को स्कूल में अच्छा बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधान को क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्कूल को मॉनिटर करिए। आप स्कूल में रेगुलरली ना सही, कम से कम वीक में 1 बार विज़िट करिए, बच्चों से बात करिए, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, टीचर से पूछने के बजाय बच्चों से पूछिए कि उनको स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उनसे डिस्कस करने के बाद टीचर से डिस्कस करिए कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप इसका सॉल्यूशन हमें बताइए और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं वो बताइए। और सेकेंडली बच्चे के पेरेंट्स से बात करिए, बच्चों को क्योंकि गाँव के जो पेरेंट्स रहते हैं वो बच्चों की पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे को स्कूल में डाल दिया, उनको लगता है उनका काम खत्म हो गया है वहाँ पे, बल्कि वहाँ से उनका काम शुरू होता है। बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको बढ़ाना। तो हम उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आपका बच्चा इतना, अगर वो अच्छा बच्चा मार्क्स अच्छे ला रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो इतना अच्छा पढ़ रहा है तो आप उसको ये चीज़ें करवा सकते हैं। साथ में अगर टीचर से हम लोग मिलते हैं तो टीचर्स को हम लोग अगर उनको जो भी हमारी हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो
स्कूल में कुछ बोल सकते हैं कुछ प्रोवाइड करना, जैसे ऑडियो विजुअल्स जो रहती हैं, स्क्रीन्स वगैरह प्रोवाइड करना या चार्ट्स वगैरह देना, या कोई कैंप्स ऑर्गेनाइज करना। हम उसके लिए भी उनको बोलते हैं कि अगर आपको हमें कभी भी, हम चौबीसों घंटे आपके लिए बैठे हैं, आप कभी भी आ सकते हैं और हमसे हमारी मदद ले सकते हैं। तो मेन जो रहता है, आप में ग्राम पंचायत और स्कूल में कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। क्या आपने एक जो पंचायती राज एक्ट है, उसमें एक शिक्षा समिति का प्रावधान है, तो आपने क्या शिक्षा समिति का गठन किया है अपनी पंचायत में? शिक्षा समिति एक्चुअली हम लोगों ने गठन नहीं करा है, हम लोग वर्क वैसे ही करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं चाहते कि वो सिर्फ 3-4 लोगों पे प्रेशर बना रहे हैं। सिर्फ हम लोग ऐसे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आपसे, आप कनेक्ट करिए हमसे, हम उसको सॉल्व करेंगे उसी टाइम पर, और ऐसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग को काम करता है। जी। तो जैसे आपने बोला लोग, तो ये कुछ लोग हैं मतलब, या आपके पास ही आते हैं सब लोग और फिर आप उस समस्या को आगे लेकर के जाते हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली पंचायत में बैठी हूँ, और जो मेन मोटिव था पंचायत में, जब हम लोग इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो ये मोटिव था कि जो बाकी महिलाएं आएंगी एज ए सरपंच, वो पंचायत में आपको कभी नहीं दिखने वाली है। वो या तो फिर 15 अगस्त पे दिखेंगी या 26 जनवरी पे दिखेंगी, या कोई प्रोग्राम होगा जिसमें कलेक्टर आ रहे होंगे या कोई विधायक आ रहे होंगे, तब उनको खड़ा कर दिया जाएगा। तो मैं वैसी नहीं हूँ, आपको मैं पंचायत में बैठी हुई मिलूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी। तो जब भी कोई भी आता है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सुनती हूँ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। सारी बातों को मैं सुन के वहीं पे आधी चीजें नोट डाउन हो जाती है कि ये करना है, और फिर उसी पे वर्क किया जाता है। जी। आपकी पंचायत को अनुमानतः साल का कितना बजट एलोकेट होता है? ये एक्चुअली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, और ये 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि सर्वे उसी टाइम पे हुआ था। तो जब 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो हमारी पॉपुलेशन थी 3765, और जी। अभी की पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 3765 हमारी सिर्फ वोटर्स ही हैं। तो हम लोगों की पॉपुलेशन अब 6000 हुई, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आता, बट उसका हाफ बोल सकते हैं, हाफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वो 10 लाख 12 लाख के आता है 10 लाख 12 आसपास। लाख हाँ। साल का या हाँ महीने जी। का? नहीं, साल का। साल का। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का कोई पैसा आता है आपके पास? हाँ, वो 15वें वित्त का रहता है और 5वें वित्त का रहता है। 15वें वित्त में भी बहुत सारी अनटाइट्स टाइट्स के रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना रहता है। जी। तो उसका उसका कितना पैसा आता है अनुमानतः आपके पास? उसमें हमें 25 लाख समथिंग इस बार मिला था। 25 लाख ये, तो मोटा मोटा मान लें कि आपके पास 25 हम्म। लाख ये और 10 लाख इधर से, सो 25 10 35 हम्म। 40 50 लाख के आसपास हाँ साल का जी, हाँ जी। आपको डायरेक्टली मिल जाता हाँ, है। और जी, बाकी आप सांसद जी, विधायक जी से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। उनकी निधि से भी आप ले सकते हैं। हाँ अ, जी। लतिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट 1992, जिसमें जी। ये विषय रखा गया था कि जो 29 विषयों की जो पावर है वो पंचायत को डिवॉल्व की जाए। अ, आपको 73rd अमेंडमेंट के बारे में पता है, या आपने पढ़ा है कहीं 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या आपने मध्य प्रदेश का पंचायती हाँ राज जी। एक्ट पढ़ा है? जी, जी, पढ़ा हुआ है। यही फायदा होता है युवा एंड एजुकेटेड ग्राम प्रधान जी। से बात करने का। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि वो जो पंचायती राज एक्ट है, उसमें जिस तरह का चित्रण किया गया है कि कैसे पंचायत काम करेंगी, कैसे होगा, और जो जमीनी हकीकत है उसमें कुछ डिफरेंस है, या चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे कि कानून में लिखी गई हैं? जी, आप बोलेंगे वो एक रील और रियल लाइफ का डिफरेंस है। जी। मतलब बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। कागज पे चीजें, एक्चुअली जब मैं सरपंच बनी थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें होती है, तो मैंने पढ़ना चालू करा। तो जब मैंने पढ़ा और मैंने जब उसको पंचायत में देखा, तो वो दोनों चीजें बहुत अपोजिट थी। मैंने पूछा भी कि ये ऐसा लिखा गया है, आप इसको ऐसा करिए, तो बोलते नहीं, ऐसे ही काम चलता है। तब मुझे पता चला कि नहीं, जो ये मैं जो पढ़ रही हूँ वो ये नहीं है, जो मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो सारी चीजें। तो
तो बहुत डिफरेंस है सर। बहुत डिफरेंस है। और ये जो हमारा जो श्रृंखला है, ये उसका हाँ पर्पस जी। ही यही है कि पंचायत को जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं वो पंचायत तक कैसे पहुंचे, तभी गांव सशक्त होंगे और पंचायत सशक्त होंगी। जी। पंचायत के सशक्तिकरण में ही गांव का विकास है, और वो तभी होगा जब ग्राम प्रधान के पास ये सारी पावर्स हों। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने उतने प्रयास नहीं किए जितने करने चाहिए थे, जिससे कि जो ये पावर है, वो जो कानून तो बनाया, बट कानून के हिसाब से जो पावर है उसको देने के उतने प्रयास नहीं किए। इसका एक प्रमुख कारण वो ये बोलते हैं कि हम संवैधानिक अधिकार पंचायत को देने को तैयार हैं, पर पंचायत तैयार नहीं है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। इसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इवन नाली भी बनानी है जी। तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिजाइन बनानी पड़ेंगी, आपको एस्टिमेट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि एक इंजीनियर लेवल का काम है या डिप्लोमा लेवल का काम है। तो जो स्किल्स चाहिए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, वो पंचायत के पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम पंचायत को जो पावर है वो डिवॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल, मतलब मेरा कहना ये है कि जब एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई है। तो मैं उसको मोटे मोटे तौर पर ही बताऊंगी कि ऐसा होता है, जैसे कहें, जो टीएस वगैरह का आपने पॉइंट बोला है, नाली निर्माण का, और जो बातें कही है कि हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि आप जो चीजें बताई गई है हमें, कि आपको इस पॉइंट पे काम करना है और ये सारी चीजें, तो जब हम उसको जमीनी तौर पे लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। प्लस चीज़ों में, आधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमीशन इन्वॉल्व हो जाता है। चीज़ें थोड़ी-सी बोल सकते हैं थोड़ी-सी रफ़ और मेसी टाइप सी हो जाती है। और जो अभी की आप महँगाई के तौर पे भी बात करें, तो चीज़ें मतलब पहले के ज़माने में आप 1 लाख में बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर अभी के टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पाती है। आपको कहीं न कहीं उसका डबल लगाना पड़ता है। आई थिंक वो आपने बोला जो आवाज कट गई थी उसकी वजह से आई थिंक मेरा प्रश्न आप तक नहीं हाँ पहुंच जी। पाया। तो मैं अपना प्रश्न को एक जी, बार जी। रिपीट कर, हाँ जी। पंचायत लेवल पर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है टू हुँ। हैंडल टैक्स पेयर मनी। का मतलब ये है कि अगर टैक्स पेयर का पैसा पंचायत के पास जाए तो पंचायत को 4 काम करने होते हैं। पहले प्लानिंग, बजटिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग। इनके लिए काफी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे आपको प्लान करना है तो प्लान का मतलब, चलिए जी। वैसे तो मोटा मोटा प्लान बना लेंगे, बट आपको अगर टेक्निकल प्रोजेक्ट करना है तो आपको उसका हाँ पूरा जी। टेक्निकल प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका उसका जी। बजट एस्टिमेट बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना होगा। तो एक 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 प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एक मेथड होता है। उसके बाद आपने पैसा खर्च कर दिया तो सरकार का पैसा खर्च करने का एक तरीका होता है, एक लाइसेंस सर्टिफिकेट इशू होता है, किस मद में खर्च हुआ उसका यूसी जी, सबमिट जी। करनी होती है, राइट। तो वो कहते हैं कि पंचायत के पास ये कॉम्पिटेंस नहीं है, और इसीलिए हम पंचायत के पास ये पावर नहीं दे सकते हैं। हम पंचायत को यूज करते हैं काम करवाने के लिए, बट पंचायत को हम पूरी तरीके से पावर नहीं दे सकते। हाँ जी, वो सारी चीज़ें ले मतलब उन्होंने एक तरीके से प्रोसीजर तो बनाया, और प्लस हमें इसकी ट्रेनिंग्स भी देते रहते हैं वो लोग, कि आपको जैसे जीपीडीपी है, तो जीपीडीपी की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसे सबसे पहले चीज़ों को एक थीम चूज़ करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने गाँव में काम करना है पूरे 1 साल में। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, पर जैसा आप कह रहे हैं कि सरपंच कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं जैसे राज्य सरकार वगैरह, वो लोग जानते हैं कि हम लोग जब पंचायत लेवल पे ये चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे सरपंच नहीं होते हैं जिनको चीजें समझ नहीं आता। तो शायद उनके मन में वो डाउट है कि हमने अगर दे भी दिया तो क्या कुछ रद्द कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, दर्शकों हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क
क्या थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जैसे वॉइस कट रही है, बट आई जी थिंक आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जी पे जी क्या चर्चा चल रही है। तो आप उस बात से जी सहमत है कि मतलब ये पक्ष दोनों का है। ये जो कॉम्पिटेंस की बात है, मैं अभी केरल के एक ना ग्राम प्रधान से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उनकी पंचायत को जी 6.5 से 7 करोड़ का साल का बजट मिलता है, पर हम्म जिम्मेदारी पूरी उनकी है। ओके मतलब स्कूल में टीचर की हम्म सैलरी देने से लेकर के प्रिंसिपल की सैलरी देना, स्वास्थ्य केंद्र में जो सैलरीज हैं, तो बट जिम्मेदारी पूरी उनकी है। तो वो जो है, वो जो आपका संविधान का 73 अमेंडमेंट है, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है कि जहां पे सारा कार्यभार पंचायत को दे दिया गया है और पंचायत हम्म ही सारा कार्यभार करती है। बट हाँ, पंचायत को ऑब्वियसली जब इतना फंड मैनेज करना है तो पंचायत का अपना स्टाफ है, 8-10 लोगों का, जो पूरी जी अकाउंटिंग प्लानिंग वो सब करता है। बट उत्तर भारत में स्पेशली अपना जो हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत कम दिखता है। बहुत ही सतही स्तर पर हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में हम्म डिवोल्यूशन ऑफ पावर ज्यादा दिखता है। तो इस पर आपका कोई विचार है? मुझे पता है कि मैं काफी युवा ग्राम प्रधान से बात कर रहा हूँ, बट फिर आपका विचार जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे लोगों को ये जी समझ में आए कि ये जो डीप टॉपिक्स हैं, अ, जी जी इसको हर लेवल पर, हर आयु वर्ग में डिस्कस किया जा सकता है। जी जी जैसा आपने अभी केरल का एग्जांपल दिया, अगर वो हमारे सेक्टर में होगा तो सभी पंचायतें बहुत अच्छे से रन कर पाएंगी, क्योंकि ऐसा हो गया है कि सरकार ने हमें पावर दी पर हमारे हाथ में हथकड़ियां लगा दी गई है, कि आपको हम जो बोलेंगे वो करना है, पर हम आपको पूरी पावर दे रहे हैं। कहने का ऊपर से ये है कि हम पूरी पावर दे रहे हैं, पर हमें पता है जमीनी स्तर पर कि वो पावर नहीं है हमारे पास में। अभी ऐसा होता है कि हमें एक एक चीज के लिए, फंड के लिए तरसना पड़ जाता है कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो हमें उसको 10 बार सोचना पड़ जाएगा कि यहाँ से कहाँ से फंड निकाले इसको, क्योंकि हमारे पास वो फंड होता ही नहीं है। मतलब चीजें इतनी डिफिकल्ट हो जाती है करने में। अगर हमें जरा सा एक प्रोग्राम भी कंडक्ट करना है तो हमारे पास उसके लिए भी एक प्रॉपर फंड नहीं होता है। हम चीजों के हमें कई बार हमारी जेब से उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें गांव में वो चीजें चाहिए, तो हमें कई बार अपनी तरफ से चीजें करनी पड़ जाती है। हाँ, तो अगर हमें जैसे 6-7 करोड़ रुपए मिल गए तो अगर सभी पंचायतों को मिल गए तो मैं तो बोलती हूँ कि गांव इतने अच्छे होने वाले हैं। अगर पूरी पंचायतों को पैसा मिल जाए तो। हम पावर डिवोल्यूशन की बात कर रहे थे, हाँ जी 5 से 6 करोड़, आई। और आप हाँ जी। हाँ जी। तो जैसा आपने बताया था कि केरला में 6-7 करोड़ का उनको एक साल में इतना मिल रहा है, और उनके पास सारी पावर रहती है, जितने 29 सब्जेक्ट है उसी उनके पावर रहती है। अगर वो उत्तर को क्या बोलते हैं, अ, हाँ, उत्तर क्षेत्र में भी हो जाए, तो ये रहेगा कि सभी पंचायत अच्छे से रन कर पाएंगी। प्लस कई बार ऐसा होता है कि सरपंच को आइडिया भी नहीं होता है कि वो वाले विभाग में क्या काम कर रहा है। अगर सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आइडिया भी नहीं रहता कि ये विभागों में यही प्रॉब्लम्स है, तो वो जमीनी स्तर पे लोगों से कैसे डील करेगा। अगर उसी के पास वो सारी पावर है कि वो सभी चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा, तो वो अच्छे से बता पाएगा सामने वाले लोगों को कि ये ऊपर से ये प्रॉब्लम है, और वो समझा पाएगा। देन सेकेंडली ये भी होता है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, फंड्स के लिए तरसना पड़ जाता है। एक तरीके से अगर हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं छोटा भी, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ जाता है कि प्रोग्राम करेंगे तो इसका पैसा कैसे चुकाएंगे या कैसे क्या करेंगे, या कई बार ऐसा होता है खुद से ही लगा के हमें उसको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि अब वो गाँव में वो एक्टिविटी तो करवानी ही पड़ेगी, चाहे वो सरकार फंड दे या ना दे। तो अगर हमारे पास 6-7 करोड़ का बजट है, तो गांव में 6,000 की आबादी है और गांव 1.5-2 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो अगर उसमें 6-7 करोड़ का अच्छा खासा काम हो सकता है। अगर सरकार इस बारे में सोचे कि हम पूरी पावर सरपंच को दे, पंचायत को दे, और सभी विभागों से सरपंच कोऑर्डिनेट ना करके बल्कि उनको खुद को एक एज अ लीडर वर्क करे, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। जी, और ये होना भी चाहिए संवैधानिक तौर पर। जी देखते हैं कि कितना समय लगता है, क्योंकि बात वही है जैसा कि आपने बोला कि हर ग्राम प्रधान आपकी तरह शिक्षित या पढ़ा लिखा या जी एस्पिरेशनल नहीं है।
तो वहां पे कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये भय रहता है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका मिसयूज ना हो जाए। जी। वो एक समस्या रहती है। आपके यहाँ एक पंचायत सेक्रेटरी होंगे, एक आपके यहाँ एक आशा या एएनएम होंगी, एक शिक्षा मित्र होंगे, एक रोजगार सहायक होंगे। कार्यकर्ता। ये जो लोग हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित हैं, बट जो प्रधान के अधीन आते हैं, इनके साथ आपका संबंध कैसा है? आप कैसे इनका उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? और स्पेशली पंचायत सचिव जिनका काम है रेगुलर ग्राम सभा कंडक्ट करवाना, और इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ग्राम सभा आपके यहाँ होती है नहीं होती है, और उसके मिनट्स बनते हैं नहीं बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जो आपने बताया कि ग्राम सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, उनसे मतलब हमारे वहाँ पे अभी ट्रांसफ़र हो गया था उनका। तो जो पहले वाले थे वो थोड़े से ओल्ड एज वाले थे, तो उनसे कोऑर्डिनेशन थोड़ा इतना नहीं हो पाता था। उनका ऐसा था कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूँ, या सुन के भी अनसुना कर देते थे। देन जो अभी वाले आए हैं वो प्रॉपर सुन रहे हैं मेरी बातें और समझ भी रहे हैं, क्योंकि थोड़े से यंग है वो। फिर उसके बाद में आशा कार्यकर्ता, एक फीमेल से फीमेल का कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बैठता है, तो वो हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। रही बात ग्राम सभा की, तो जब स्टार्टिंग में गए थे हम लोग, तब ग्राम सभा को जब हम कंडक्ट करवाते थे, हम पूरा प्रॉपर रूल फॉलो करते थे, तो लोग बोलते थे ये क्या नया कर रहे हो तुम लोग, ये कब से होने लग गया पंचायतों में, क्योंकि होता ही नहीं था, ग्राम सभा पता ही नहीं थी उनको। तो इवन पंचायत सचिव वगैरह भी बोलते थे आप तो बस ये नाम लिख दो, इनसे साइन करवा दो, ये सब चीजों करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ऐसे शक्ल देख रहे होते थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब पंचायतें रन कैसे कर रहे हैं ये लोग। जो पूरे प्रॉपर रूल्स है उसके हिसाब से कोई पंचायत रन नहीं हो रही है। फिर हम लोग इवन पंचों की मीटिंग हर महीने लेते थे। तो पंच, उसमें से जैसे 20 पंच है, तो उसमें से मुश्किल से 5 पंच आ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जी। जब कंप्लेंट्स करना होती है तब बड़ी-बड़ी कंप्लेंट्स आती है, सरपंच नहीं कर रहा है, पर खुद उस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर ग्राम सभा को जब हम कंडक्ट करते थे, लोगों की बातें सुन के लोग फिर आना स्टार्ट भी हो गए थे कि ये नहीं, ये करवा रहे हैं चीजें, ग्राम सभा हो रही है। तो अब वो प्रॉपरली चीजें सारी होती है, हम ग्राम सभा कंडक्ट। ये आपको मैं रोकना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने बोला, क्योंकि आपको ही जी। पता है कि ग्राम पंचायत की जो आत्मा है वो ग्राम सभा में है। जी। कहीं ना कहीं अगर ग्राम सभा रेगुलराइज हो जाए तो लोगों का जी। पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ जाएगा। जी। तो और आपने चूंकि अपने गांव में चलाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा जी। बताइए इसके बारे में कि आपने कैसे लोगों को मोटिवेट किया, कैसे सिस्टम चेंज किया, और कैसे आपने ग्राम सभा को रेगुलराइज किया। जी, एक्चुअली होता क्या था कि मेन तो पंचायत खुली ही नहीं रहती थी हमारे आने से पहले। तो पता ही नहीं रहता था कि सरपंच कहाँ बैठा है, सचिव कहाँ है, ताले लगे होते थे, कुछ नहीं पता। तो अब ऐसा होता है कि पंचायत खुली हुई है, तो लोगों को जब वो खुली हुई पंचायत दिखती है तो वो लोग आते हैं, और फिर जब वो आते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि अब ग्राम सभा होने वाली है। फिर हमने अभी एज़ अ सिस्टम रखा है कि एक लाउड स्पीकर आता है जिसपे वो सब्जी वाले भैया बोलते हैं ना कि हाँ, इस टमाटर वगैरह ले लो, वैसे मेरी आवाज़ जाती है लोगों तक कि ग्राम सभा होने वाली है, ये प्रोग्राम होने वाले हैं, और वो घर-घर तक जाती है। तो लोगों को जब वो सुनाई देता है तो वो कहीं न कहीं रहता है कि हाँ, कुछ नया होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो वो पंचायत में आते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन हुआ है उनको, और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उनको अच्छा लगता है कि वो बार-बार आए और फिर वो चीज़ें सॉल्व हो रही है। तो एक कनेक्शन बैठ जाता है पंचायत और लोगों के बीच में, ग्राम सभा के बीच में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अगर अगर संभव हो सके तो हमको अपनी किसी एक ग्राम सभा का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। हम लोग जी, जी। उसको बाकी लोगों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह ग्राम सभा कंडक्ट करना पॉसिबल है। तो अभी आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है? कितने अंतराल पे ग्राम सभाएँ होती हैं? अंतराल में एक्चुअली जो स्पेशल जैसे 2 अक्टूबर वगैरह को जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है उस पे हो जाती है। कई बार हम लोग बीच में भी रैंडमली ले लेते हैं। फिर 1 जनवरी को हो जाती है, मतलब ऐसा 4 मतलब साल में 4 बार होना तो तय रहता है। जनवरी होता है, अप्रैल होता है, अक्टूबर होता है। तो इस पे हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं। पंचों की मीटिंग हर महीने हो जाती है। फिर जो स्वास्थ्य विभाग के टाइम पे भी जब मीटिंग होती है तो मैं उस मीटिंग में बैठती हूँ।
अभी रिसेंट में हुई थी मीटिंग, जिसमें आयुष्मान कार्ड वगैरह से रिलेटेड मीटिंग थी, तो उसमें मैं थी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अपने क्षेत्र में जब कोई काम हो रहा है तो उसमें निगरानी रखना, उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है कि आगे आपको और कैसे अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अगर निगरानी रखते हुए आपको कुछ अगर समस्या मिलती है, आपको लगता है कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैसे टेकअप करती हैं? उसको कैसे आप उसको रेक्टिफाई करते हैं? मैं कॉल आउट करती हूँ सबसे पहले तो जैसे सपोज आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो उसका टेक्निकल इशू भी कई बार आते हैं, तो वो टेक्निकल इशू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस तक हम लोग पहुँचते हैं। फिर एक जैसे आयुष्मान कार्ड में इतने लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए, अब इतने के नहीं बने, तो इनको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे लोगों तक वो पहुँचा सकते हैं कि आपको जैसे आयुष्मान कार्ड में मेन ज़रूरी होता है गरीबी राशन कार्ड। अगर आप में वो सूची में नाम नहीं होगा तो आपका राशन वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। इस सभी चीज़ों पे हम लोग वर्क ऑन करते हैं कि मेन इशू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर जैसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है, सभी ऑफिसर से कनेक्ट करते रहना, उनसे उनके डिपार्टमेंट की जानकारियाँ लेते रहना, जिससे कि आपस में तालमेल अच्छा बैठ सके। बहुत-बहुत नमन आपके लगन को। जिस जी, तरह आप हर चीज़ के डीप में जाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सराहनीय है। जी, जी। लक्षिका जी, बात करने का तो बहुत मन है, बट आई थिंक समय हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो जी। समाप्त करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि लक्षिका जी क्या करना चाहती हैं? आप अभी मान लीजिए एक प्रधानी पे हैं, आपके क्या एस्पिरेशन है ज़िंदगी में? आप कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं अपने आप को आने वाले समय में? जी, मैं एक्चुअली आज मैं जीने वाली लड़की हूँ, जहाँ पे मैं जितना आज मैं अच्छा खुशी-खुशी रह लूँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। मैं कई बार सोचती नहीं हूँ कि आगे क्या करने वाली हूँ मैं। मेरा ऐसा होता है कि अगर मुझे सामने से कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो मैं उसका पूरी तरीके से यूज़ करती हूँ। चाहे वो मेरे लिए जब मैं कॉलेज में थी, तब रेडियो जॉकी की अपॉर्च्युनिटी आई, तो मैंने उसको ग्रैब करा। चाहे वो न्यूज़ एंकरिंग की अपॉर्च्युनिटी आई, तो मैंने उसको ग्रैब करा। चाहे वो सरपंची की अपॉर्च्युनिटी आई, मैंने उस तक को ग्रैब करा। तो मेरा ऐसा है कि अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, और उस पे मिली भी है तो ऐसा नहीं कि हाँ, मिल गई है उसको मतलब रिलैक्स हो गए। उस पे वर्क ऑन करना, उस पे मेहनत करते रहना, ये मेरी मेन क्वालिटीज़ है। बहुत ही बढ़िया। तो इसको समाप्त करते हैं। आप रेडियो जॉकी रहे हैं, तो कुछ रेडियो जॉकी वाला कुछ हो जाए, थोड़ा-सा कुछ जो आप बोलते थे, जो आपका फ़ेमस रहा हो, कुछ उसके बारे में 1-2 हाँ लाइन जी। जी, तो मैं शुरुआत ऐसे करती थी। हेलो, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम, मैं हूँ आपके साथ आरजे लक्षिका। आइए सुनते हैं इनका मतलब मेनली हमारे जो शोज़ रहते थे, जैसे मैंने समर पे एक शो करा था, जिसमें था कि मई का महीना शुरू हो गया है, और हम लोग नानी के घर जाने की भी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी। जहाँ पे हम लोग जब होमवर्क करते थे तो ऐसा रहता था कि एक ही दिन में सारा होमवर्क निपटा देते थे, और जब नानी के वहाँ जाती थी तो नानी भी कोई राजा से कम स्वागत नहीं करते थे हमारा। तो ऐसे पूरी एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें पूरा गर्मी का मैंने बनाया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो लचिका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जी, जुड़ने के लिए। बहुत ही रोचक रही ये जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने भी युवा हैं, जो अपने गाँव में रह रहे हैं और उनको लगता है कि उनको अपनी गाँव की स्थिति सुधारने के लिए कार्य करना है, अपने गाँव के विकास के लिए कार्य करना है, अपने गाँव के लोगों के लिए कार्य करना है, तो उम्र कोई लिमिटेशन नहीं है, उम्र कोई फैक्टर नहीं है। अगर आपके अंदर जज़्बा है, आप हर घर-घर में जा कर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण, ये लगाव जेन्युइन है। अगर आप ग्राम प्रधान बने, तो लक्षिका जी की तरह आप हर हद तक जाएँगे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर आपके अंदर ये जज़्बा है, तो जाइए ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़िए, ग्राम प्रधान बनिए और लक्षिका जी की तरह अपने गाँव को समृद्ध बनाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।